एक नाबालिग बच्ची जो अभी सही से सोचने समझने की उसके अंदर क्षमता भी नहीं आई है। 15 साल की बच्ची जो अभी अभी बचपन में है, अगर वो बलात्कार का शिकार हो जाए और उसे महीनों के बाद पता चले कि वो गर्भवती है, तो क्या कानून उसे मजबूर करेगा कि वो उस दर्द को 9 महीने तक अपने शरीर में ढोटी दे? क्या एक नाबालिग रेप पीड़िता को ये कहा जा सकता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें ये बच्चा पैदा करना ही होगा? दोस्तों, यही वो सवाल है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बेहद सख्त और ऐतिहासिक टिप्पणी भी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग रेप पीड़िता के मामले में गर्भवती को 24 हफ्ते वाली जो टाइम लिमिट है उसको हटानी चाहिए। यानी 24 हफ्ते की जो टाइम लिमिट यानी समय सीमा दी गई थी उसे हटाई जानी चाहिए, ये कहा जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। क्योंकि कई बार पीड़िता को डर, समाज के दबाव और मानसिक आघात, जब वो मानसिक सदमे में चली जाती है, इस वजह से बहुत देर से पता चलता है कि वो गर्भवती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लीगल कैप्सूल के आज इस बेहद इंपॉर्टेंट सेशन में। मैं हूं मानसी और आज हम समझेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने एमटीपी एक्ट, जिसे आप क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये आप इसे हिंदी में चिकित्सीय गर्भ समापन कानून के नाम से भी जानते हैं, इसको लेकर एक बहुत बड़ा जो है बयान दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्यों दिया गया है वो भी हम आज इस सेशन में समझेंगे, और कैसे ये मामला महिला के अधिकारों का, शारीरिक स्वायत्तता यानी शरीर पर उनके अधिकार और संवैधानिक न्याय से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम इस पूरे कहानी की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये कहानी क्या है, ये मामला जो है वो क्या है। देखिएगा, मामले की मैं बात करूं तो ये पूरी बात एक 15 साल की नाबालिग बच्ची के बारे में है जिसके साथ यौन शोषण हुआ है। यौन शोषण यानी ये रेप जैसा एक भयानक अपराध हुआ है। और जब तक इस बात को उसे पता चला और घर वाले कोर्ट तक पहुंचे, तब तक वो 30 हफ्ते की वो गर्भवती हो चुकी थी। भारत के कानून एमटीपी एक्ट यानी गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के तहत 24 हफ्ते के बाद गर्भोपात की अनुमति नहीं मिलती है, जिससे मामला काफी पेचीदा हो गया। भाई, इसका 24 हफ्ते यानी जो टाइम लिमिट है वो 24 हफ्ते है और इसकी प्रेगनेंसी हो गई है 30 हफ्ते। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत बड़ा मामला यहाँ पे फंस चुका है। अब ये शुरू में तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बच्ची की मानसिक हालत को देखते हुए गर्भपात की अनुमति तो दे दी, लेकिन एम्स के जो डॉक्टर थे वो घबरा गए। क्योंकि क्योंकि 30 हफ्ते पर जो है सर्जरी करना बड़ा जोखिम भरा काम होता है। इसलिए सरकार ने यहाँ पे उपचारात्मक याचिका डाली, और ये याचिका जो है वो कोर्ट से की जाने वाली आखिरी गुहार होती है। इसे आप उपचारात्मक याचिका के नाम से जानते हैं। जिससे होता क्या है कि यहाँ पे अपने ही फैसले को दोबारा गौर से जो है देखने और उस पर जो है विचार करने का मौका मिलता है। तो ये यहाँ पे याचिका फिर से डाली जाती है। अब इस केस की सुनवाई कर रहे थे आपके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत जी और साथ ही साथ जयमाल्या बागची थे। यहाँ पे जजों ने, इन लोगों ने साफ कहा कि कानून केवल कैलेंडर की तारीख गिनने के लिए नहीं बनता है, बल्कि न्याय देने के लिए बनता है। एक डरी हुई नाबालिग बच्ची जो 24 हफ्ते की समय सीमा उसके ऊपर थोपना उसके साथ एक नाइंसाफी होगी। इसलिए कोर्ट ने इंसानियत को कानूनी बारीकियों से यहाँ पे ऊपर रखा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस मुश्किल हालात में कोर्ट ने संविधान का अनुच्छेद 142 का जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया। ये खास ताकत होती है अनुच्छेद 142। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो अनुच्छेद है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहता है। सुप्रीम कोर्ट वो को ये शक्ति देता है जिससे वो पूर्ण न्याय करने के लिए किसी भी कानून की सीमा से बाहर जाकर आदेश दे सकते हैं। इसी पावर का इस्तेमाल करके कोर्ट ने 24 हफ्ते वाली जो कानूनी रोक में छूट थी वो बच्ची को दे दिया ताकि बच्ची को न्याय मिल सके। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अंतिम निर्णय की मैं बात करूं तो यहाँ पे अंतिम जो निर्णय आता है
कोर्ट ने सरकार और अस्पताल की दलीलों को किनारे रखते हुए प्रजनन स्वायत्तता के सिद्धांत को सबसे बड़ा माना यहाँ पे। उनका इसका जो है प्रजनन स्वायत्तता जो मैंने बोला, इसका आसान ये मतलब होता है एकदम सिंपल सा, कि अपने शरीर और अपने बच्चे को जन्म देने या ना देने का असली हक केवल उस महिला का होता है, उस बच्ची का होता है जिसका जो है गर्भ है। अंत में देखेंगे कि जो जज हैं उन्होंने ये बड़ा फैसला उस बच्ची और उसके माता पिता पर छोड़ दिया कि वो अपनी मर्जी तय करें उन्हें आगे क्या करना है, यानी कानून की तरफ से उन्हें पूरी छूट है। ठीक है, अब देखिएगा असली समस्या यहाँ पे है कि आखिर इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे कि नाबालिग जो बच्ची है, रेप पीड़िता जो है, इसके लिए 24 हफ्ते की समय सीमा सही है, या यहाँ पे जो एमटीपी एक्ट 2021 है कहता है कि आमतौर पे 20 हफ्ते और रेप जैसे खास मामलों में 24 हफ्ते तक गर्भपात कराया जा सकता है। हाल ही में इसके पहले भी ये जो है खबर चर्चा में थी, जो 24 हफ्ते तक की मंजूरी दी गई थी। अब देखिएगा एक मामला और आ गया जहाँ पे 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी देखने को मिल गई। अब ऐसे मामले में जो कोर्ट है उसने मानवीय संवेदनाओं को ज़्यादा कानून से ऊपर रखा है। अब यहाँ पे जो नाबालिग है इसके मामले में अक्सर डर और सामाजिक शर्म की वजह से जो है बात देर तक पता चलती है, जैसे इस केस में हुआ। भाई उस बहुत देर तक पता चला, उस बच्ची ने बताया भी नहीं, और बहुत देर तक जब पता चला तो उसमें बहुत टाइम बीत चुका था, और ऐसे समय में वो जो प्रेगनेंसी थी उसकी 30 हफ्ते तक पहुंच चुकी। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो एम्स अस्पताल था वहाँ के डॉक्टरों का कहना था कि कानून में 24 हफ्ते की सीमा है और 30 हफ्ते पर गर्भपात कराना मेडिकल और कानूनी तौर पर बहुत रिस्की होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जवाब दिया कि ये टाइम लिमिट एक नाबालिग बच्ची की सजा की तरह नहीं होना चाहिए, उसे छूट देनी चाहिए। अब वो करे या फिर ना करे वो उसकी मर्जी है ना। इन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि अगर समाज के डर या फिर किसी मजबूरी के कारण वो 24 हफ्ते की सीमा पार कर गई है तो क्या इसकी सजा जो है उसे नहीं मिलनी चाहिए। ये कोर्ट ने इस बात को भी बोला। और यहाँ पे कोर्ट ने जो है देखेंगे कि एक सिद्धांत को रखा है, मेरा शरीर मेरी मर्जी। यानी उन्होंने कहा कि ये बच्ची का शरीर है और उसकी मर्जी है, वो खुद इस चीज का हकदार है, उसका हक है कि वो अपने शरीर के साथ क्या करना चाहती। अस्पताल या फिर सरकार उस पर अपना फैसला नहीं थोप सकता है, उसे बच्चे पैदा करना पड़ेगा। यहाँ पे ये कोर्ट ने अस्पताल और या फिर सरकार जो है इनके ऊपर जो बातें थी कि भाई इन्होंने कहा कि हम प्रेगनेंसी करवा देंगे, अस्पताल वालों ने कहा, सरकार ने भी कहा भाई प्रेगनेंसी जो है वो रुकनी चाहिए, लेकिन जो कोर्ट है उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बच्चा पैदा करना ही पड़े, ये ज़रूरी नहीं है। मामले में आखिरी फैसला लेने के अधिकार केवल बच्ची और उनके परिवार का होना चाहिए, ये कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास जो मैंने बताया कि भाई आर्टिकल 142 जहाँ पे इनको खास पावर दी जाती है, यहाँ पे कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया है। अब ये जो अनुच्छेद 142 है वो क्या कहता है, तो इसको मैंने पहले ही बता दिया कि भाई इनको एक विशेष शक्ति मिली है जिसे ये पूरे न्याय में उपयोग कर सकते हैं। कोर्ट का मानना है कि इस मामले में केवल जो किताबी कानून है उसका पालन करने से बेहतर है कि उस बच्ची को जो है असल में इंसाफ देना चाहिए। कोर्ट ने संसद को भी ये सलाह दी कि नाबालिगों के लिए कानून में बदलाव करिए। सुझाव दिया कि नाबालिगों के लिए 24 हफ्ते वाली जो समय सीमा है उसको हटा दीजिए आप, ताकि कानून लचीला हो सके। जैसे हमारा संविधान लचीला है, सेम वैसे ही कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून है जिसपे इन्होंने कहा कि भाई कानून को लचीला किया जा सके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य बस इतना ही था कि जो भविष्य में किसी भी बच्ची को ऐसे कानूनी अड़चन की वजह से उनको मजबूर ना किया जा सके। तो यहाँ पे ये पूरा अंतिम फैसला था, अंतिम निर्णय था, जिसमें संसद को कड़ा संदेश दिया गया कि भाई ऐसे मामले में पूरी तरह से जो कठिन कानून है वो हटा दिए जाए। ठीक है, अब इससे संबंधित हम 2 एमसीक्यू रखेंगे आपके सामने। एमसीक्यू है एमटीपी संशोधन अधिनियम 2021 के तहत विशेष श्रेणी जैसे रेप पीड़िता के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा क्या है। तो यहाँ पे 24 सप्ताह, ये आप देख लीजिए, ये कानूनी तौर पे है। लेकिन अभी जो फैसला आया है, जो इस बच्ची का 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी, इसमें कहा गया है कि भाई मानवीय संवेदना को ऊपर रखिए। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि संसद को भी कहा है, सरकार को भी कहा है कि भाई अपने नियम में थोड़ा चेंजेस लाइए।
है ना, ताकि संविधान को हम लचीला बना सके। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की समय सीमा पर निर्णय ले सकते हैं? तो वो है अनुच्छेद 42। इसी का तो इस्तेमाल किया था ना कोर्ट, ये विशेष शक्ति देता है किसको? कोर्ट को। ये अनुच्छेद 142 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली हम बात करेंगे एक मुख्य यानी मेंस लेवल की परीक्षा, प्रजनन संबंधी अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। नाबालिग रेप पीड़ितों के संदर्भ में एमटीपी अधिनियम के समय सीमा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 के उपयोग का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है और इसे आपको लिखना है 250 वर्ड में। आप इसे लिखकर हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आप JCI आंसर राइटिंग के नाम से सर्च करेंगे, वो आपको ग्रुप टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप ज्वाइन होके आप वहाँ पे अपने आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे अपने आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी इसमें सहभागी होइए और अपने मेंस की परीक्षा को और बेहतर दिशा दीजिए। साथ ही साथ जाते जाते हम आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहेंगे कि अगर आप LLB, BLLB, APO, PCSJ या फिर लॉ से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे संस्थान जायसवाल करियर इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। ये आपके लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपको टारगेट वे में तैयारियाँ भी कराई जाती हैं। आपके फाउंडेशन बैच भी चल रहे हैं। तो आइए और सभी लोग इसमें जुड़िए। अगर आपको इस संबंध में कोई भी समस्या आ रही है तो आपके स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा होगा, आप उस पे कॉल करिएगा। आप जो भी अतिरिक्त जानकारियाँ चाहते हैं आपको वहाँ से मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं हम आपसे कल की एक नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।